हेलो मेरे प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको हिंदी का जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके बारे में पूरा बताया था कि कितने नंबर के आपके कौन से प्रश्न आएंगे, 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, ये सभी आपको मैंने कल बता दिए थे। उसी के अंतर्गत जो मैंने बताया था आपको कि पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे हम वो व्याकरण का करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत आपको मैंने टॉपिक सभी बता दिए थे सभी, जिसमें पहला टॉपिक जो था क्रिया और विशेषण वाला था, जिसमें क्रिया और विशेषण और क्रिया विशेषण जो 2 अंक का टॉपिक था आपका। दूसरा जो टॉपिक था आपका उसमें कारक काल वाच्य वाला था जो कि 3 अंक का था। थर्ड टॉपिक आपका समास, फोर्थ टॉपिक आपका वाक्य शुद्धि और उसके बाद में मुहावरे, लोकोक्तियां। इस तरह से आपके कुल मार्क्स 12 की व्याकरण आएगी, जो मैंने आपको कल बता दिया था। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम अपने व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। उस व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक हमने बताया था कि क्रिया स्टार्ट करेंगे। इसमें से क्रिया टॉपिक में से हमारे लिए जो प्रश्न आता है वो या तो क्रिया की डेफिनेशन पूछी जाती है, क्रिया की डेफिनेशन के बाद में या कोई वाक्य देकर के उस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये पूछा जाता है, तथा इस क्रिया टॉपिक के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण अब तक माना गया वो माना गया है कर्म के आधार पर क्रियाओं को पूछा गया सबसे ज्यादा। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक 99% आपका जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। या तो एग्जामिनर सकर्मक क्रिया पूछता है या अकर्मक क्रिया पूछ लेता है। इसलिए हम अपना पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्रिया, जिसको अंग्रेजी वर्ब बोला जाता है। इस क्रिया टॉपिक के अंतर्गत हम पहले क्रिया की डेफिनेशन, परिभाषा, क्रिया का अर्थ, क्रिया के प्रकार, किस किस आधार पर क्रिया होती है, इस पूरे को हम टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर जो आपका क्रिया वाला ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में काल टॉपिक अलग से दिया हुआ है। कारक काल वाच्य, कारक काल और वाच्य, ये टॉपिक 3 नंबर का आपका अलग से दिया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को हम काल को अलग से पढ़ेंगे। यहां पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम यहां पर कर्म के आधार पर क्रियाएं और प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। 99% जो संभावना होती है जो प्रश्न आने की वो होती है कर्म के आधार पर क्रियाएं। तो इससे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको इसमें क्रिया के अर्थ के अंतर्गत आपको ये मिलेगा पद। पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इसके अंतर्गत पहले पद। पद हम बोलते हैं, जैसे कि कोई भी उदाहरण लोगे, मोहन, ये एक शब्द है। अगर इसी शब्द का प्रयोग अगर हम वाक्य के अंतर्गत कर लेते हैं तो ये मोहन जो शब्द है ये हमारा पद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे मोहन खाना खाता है। अब यहां पर ये मोहन शब्द ना होकर के पद के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जो कि आपके 12th क्लास अनिवार्य सब्जेक्ट के अंतर्गत एक पद परिचय टॉपिक है। उस पद परिचय टॉपिक के अंतर्गत आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय सभी टॉपिक पढ़ने होते हैं, तब जाकर के आपका एक टॉपिक का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं पद परिचय। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के आपके एक शब्द का निर्माण होता है और वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के आप एक शब्द का निर्माण करते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के आप एक वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य वो कहलाता है जिसमें कि शब्द तरीके से होते हैं, कर्ता, क्रिया, ये सभी अगर तरीके से जुड़े हुए हैं तो वो सभी आपको मिलकर के वाक्य कहलाते हैं।
पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें क्रिया, उसमें आपके वर्ण पद शब्द वाक्य छोटे छोटे टॉपिक आते हुए चले जाऊंगा, उनको मैं डिस्क्राइब करता हुआ चला जाऊंगा, बताता हुआ चला जाऊंगा। पहले क्रिया, क्रिया पद, क्रिया कहते किसे हैं? तो देखो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया माने कार्य करना। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। शब्द, मैंने पहले ही बोला अक्षर नहीं शब्द, और शब्द जिस शब्द से हमें किसी वाक्य में किसी कार्य के करने का पता चलता है या कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है उसका पता चलता है, होना पाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे कहते हैं धातु, संस्कृत में बोला जाता है उसे धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे खाना एक शब्द होता है, जैसे खाना, उस खाना शब्द में जो मूल धातु होती है वो होती है खा। उसी प्रकार से एक खा जो शब्द है, इस खा शब्द के पीछे अगर ना लगा दिया जाएगा तो वो किसके रूपांतरित हो जाता है? वो हो जाता है आपकी क्रिया के रूप में रूपांतरित हो जाता है। कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उसका जो मूल रूप होता है, मूल रूप प्रारंभिक रूप, मूल मतलब प्रारंभिक रूप जो होता है आपका उसका, वो कहलाता है आपका क्या? धातु। उस धातु शब्द में इन्हीं धातुओं में ना प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हो, उपसर्ग बोला जाता है जो शब्दांश आगे रखते हैं और उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय पीछे जो जुड़ करके और शब्दों का निर्माण करते हो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि इन्हीं धातुओं के, धातु अर्थात यहाँ पे धातु क्या हो गया? खा। इन्हीं धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जैसे चल प्लस ना, यहां चल जो है ये क्या है? आपकी धातु। उड़ प्लस ना, उड़ क्या है यहाँ पर? धातु। चल प्लस ना ये क्या है? आपकी धातु। ना, तीनों में ना प्रत्यय लगा हुआ है, इन ना प्रत्यय को लगा करके और आपके एक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चलना, उड़ना, फिरना, दौड़ना, भागना, आना, जाना, ये सभी जो आपके वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वो सभी शब्द आपके कौन से होते हैं? क्रिया होते हैं। अर्थात क्रिया जो होती है उन सभी शब्दों के पीछे ना लगा हुआ होता है, वो सभी आपकी क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? धातु से। मैं बता चुका हूं क्रिया का निर्माण धातु से होता है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। इसके बाद में क्रिया टॉपिक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है, या तो वो क्रिया की डेफिनेशन पूछेगा सामान्य प्रश्न के अंतर्गत। अगर क्रिया की डेफिनेशन ना पूछेगा तो उसके बाद में आपसे पूछेगा क्रिया के प्रकार, या तो क्रिया की डेफिनेशन या क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार के अंतर्गत आपके कर्म के आधार पर क्रियाएं, और कर्म के आधार पर क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। उन सकर्मक और अकर्मक क्रिया के ही अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो अब तक के परीक्षाओं में आपके यहां से ही प्रश्न आ जाता है। 90% संभावना यहां से प्रश्न बनने की होती है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रियाएं होती है, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, वहां से प्रश्न बन जाता है। क्रियाओं का विभाजन, अब इन क्रियाओं को कई भागों में बांटा गया है। उनमें क्रियाओं का जो विभाजन हम 3 आधारों से करते हैं, अर्थात जो क्रियाएं हैं वो 3 आधारों के आधार पर बांटी जाती हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो क्रिया का प्रकार होता है वो होता है कर्म के आधार पर क्रियाएं। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, इसके आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा है आपका इसमें प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं होती हैं, और तीसरा है आपके काल के आधार पर क्रियाएं। काल के आधार पर जो क्रियाएं हम पढ़ते हैं उसमें वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक और भूतकालिक, ये 3 प्रकार की आपकी इसमें क्रियाएं आती है। लेकिन कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं, इस कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उसमें एग्जामिनर आपको एक वाक्य देता है। वाक्य देने के बाद में उसमें यह पूछता है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं आपकी कई प्रकार की होती है, सामान्यतः 8 या 10 प्रकार की मानी जाती हैं। इनको भी डिस्क्राइब करेंगे हम। और काल के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं हमारी, उस काल के आधार पर जो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें हम, हमारा जो अलग से एक टॉपिक दिया हुआ कारक कालवाच्य, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो
इस प्रकार क्रियाओं का आपका विभाजन 3 आधारों से किया जाता है, कर्म के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। इस प्रकार से हम दोबारा से एक बार क्रिया का आप टॉपिक देख लें। यहां से मैं शुरुआत दोबारा से बता दे रहा हूं आपको कि क्रिया किसे कहते हैं कि जिस सबसे कार्य का काम में करना या होना पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। अंग्रेजी में इसको वर्ब कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उस क्रिया के हम मूल रूप को धातु कहते हैं और उन्हीं धातुओं के पीछे नाम प्रत्यय जोड़ करके हम क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं और क्रिया का निर्माण धातु से ही होता है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। इसको नोट कर लेना, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे भी कोई भी धातु चल प्लस ना, खा प्लस ना, दौड़ प्लस ना, आ प्लस ना, जो भी है आपके सभी जिनके पीछे ना लगा हुआ है, कहीं कहीं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए क्रिया के रूप में परिवर्तन भी कर दिया जाता है। अर्थात कहीं कहीं आपको ना, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, खा यहाँ पर जो है क्रिया के रूप में, लेकिन इसमें ना नहीं है, तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए कभी कभी ना के रूप में परिवर्तन भी कर दिया जाता है। और इसके बाद में अभी क्रियाओं का विभाजन है। क्रियाओं का जो विभाजन दिया हुआ है आपका 3 आधारों पर है, कर्म के आधार पर क्रियाएं, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं और काल के आधार पर क्रियाएं। इसके आगे हम इन तीनों का एक डायग्राम बना करके कौन कौन सी क्रियाएं कितने प्रकार की हैं, कैसे उन्हें पढ़ेंगे। हाँ जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्रियाओं के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका कर्म के आधार पर क्रियाएं, दूसरा होता है आपका प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं और थर्ड काल के आधार पर क्रियाएं। इन तीनों क्रियाओं के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रश्न के आने की संभावना जो रहती है वो कर्म के आधार पर क्रियाएं यहाँ से रहती है और 99% जो आता अब तक का जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम में जब तक प्रश्न देखे गए वो यहीं से देखे गए हैं कि कर्म के आधार पर क्रियाएं। कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं हमारी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया होती है हमारी अकर्मक क्रिया। जैसा कि शब्दों से ही क्लियर हो रहा है, सकर्मक, स प्लस कर्म और आ प्लस कर्म, सकर्मक, साथ में कर्म, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म होता है वहां आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वहां आपकी जो क्रिया होती है वहां आपकी अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार से कर्म के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर जो आपकी क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की सकर्मक क्रियाएं, पहली, दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मैं बता चुका हूं कि जहाँ क्रिया के साथ में, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म आता है वहाँ जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जहाँ वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म नहीं आता है वहाँ आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। प्रश्न आपका जो एग्जामिनर पूछता है वो यहीं से पूछ लेता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ लेता है। लेकिन अगर देखा जाए क्रियाओं को तो जो सकर्मक क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया भी आपके 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है पूर्ण सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अर्थात उस पूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो कर्म होता है वो पूरी तरह से निर्धारित किया हुआ होता है या दर्शाया जाता है, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो कर्म होता है वो अपना प्रत्यक्ष रूप नहीं दर्शाता है। तथा जो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा कि पता है एक कर्मक जिस वाक्य में एक कर्म आता है वो वाक्य आपका एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, एक कर्म। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में आपके 2 कर्म आते हैं वो वाक्य आपका द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। वाक्य में कर्म की स्थिति को पहचानने के लिए हम क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करते हैं। क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा कर्म होता है।
अर्थात जो क्रिया होती है उस क्रिया से हम पहला प्रश्न करते हैं क्या और दूसरा प्रश्न करते हैं किसको। अगर किसी वाक्य में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो वहां हमारी क्रिया होती है द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि दोनों के प्रश्न हमको प्राप्त हो जाते हैं। अगर हमको एक प्रश्न प्राप्त होता है, एक का उत्तर मिलता है, तो वो हमारी वाक्य होता है एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। दो वाक्य होने की स्थिति में क्या से जो प्रश्न का उत्तर मिलता है हमें, वो हमेशा हमें निर्जीव प्राप्त होता है, और किसको से प्राप्त होता है, वो हमें हमेशा सजीव प्राप्त होता है। अर्थात जो कोई वाक्य होता है अगर उसमें द्विकर्मक क्रिया है तो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत संजीव कर्म पहले आता है और निर्जीव कर्म आपका बाद में आता है, और एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आपका एक कर्म होता है। इस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रियाएं आपकी दो प्रकार की हो जाती हैं, सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया फिर दो प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया आपकी दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। मैं बता चुका हूं एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया को, कि जिसमें क्रिया से अगर क्या और किसको का प्रश्न पूछा जाता है कर्म निकालने के लिए, अगर दोनों का उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, और एक अगर कर्म प्राप्त होता है तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। अगर उदाहरण लें तो राम अंग्रेजी पढ़ता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कि राम हिंदी पढ़ता है। पढ़ता है, पढ़ता है क्या हो गई, यहाँ पर पढ़ता हो गई आपकी क्रिया, और क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा क्या या किसको। क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है हिंदी। हिंदी क्या है, निर्जीव, और निर्जीव के अंतर्गत इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें आपकी होगी एक कर्मक क्रिया। एक ऐसे उदाहरण ले दिया जाए कि अध्यापक के द्वारा छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अध्यापक के द्वारा छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है, यहाँ पर क्रिया हो गया। क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। किसको पढ़ाई जाती है, छात्रों को पढ़ाई जाती है। यहाँ हमको क्या का और किसको का दोनों का उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए वहां पर कौन सी वाक्य होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार से कर्म के आधार पर आपकी क्रियाएं हो जाती हैं। दूसरी है हमारी प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रियाएं होती है हमारी 8 प्रकार की हैं। 8 प्रकार के अंतर्गत पहली जो क्रिया है इसमें पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रश्न आने की जो संभावना रहती है मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां से रहती है, लेकिन अगर प्रश्न पूछ भी लिया जाए एग्जामिनर के द्वारा तो पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सजातीय क्रिया, इन 4 के अंतर्गत ही आपका प्रश्न समझ करके रह जाता है। इससे आगे एग्जामिनर नहीं पूछता 10th क्लास के लेवल पर। और यहां पर पूछता है वो सकर्मक या अकर्मक को पूछेगा तो एक कर्मक या द्विकर्मक, इससे आगे नहीं पूछता है। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कि शब्दों से क्लियर हो रहा है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व माने पहले काल, लेकिन पहले काल में एक क्रिया हो जाती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। अर्थात जिन वाक्यों में कर या करके ऐसे शब्द आते हैं वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे राधा घर आकर सो गई, घर आकर सो गई, राधा घर आकर सो गई। तो इसमें जो पहली क्रिया क्या हुई है, राधा घर आकर, पहले वो घर आई है तो घर आकर, ठीक है ना। जैसे कि राधा घर आकर सो गई, इसमें जो पहली क्रिया हुई है वो ये घर आकर के, पहले वो घर आई है, एक क्रिया हुई घर आना, और फिर दूसरी क्रिया हुई है सो गई, सो जाना। इसमें जो पहली क्रिया होती है वही क्रिया हमारी कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात पहले घटना जो घटित हो जाती है वो पहली पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है और बाद की जो घटना होती है वो दूसरी क्रिया कहलाती है। इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उसी प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जैसे शब्द से ही क्रिया प्रेरणा, इसमें क्या होता है, कर्ता के द्वारा किसी को कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा दी जाती है। अर्थात कर्ता स्वयं कोई कार्य ना कर करके किसी कार्य को करने के लिए दूसरे को प्रेरणा देता है, वो कहलाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक छात्रों से किताब मंगवाता है, तो यहां पर प्रेरणा दे रहा है दूसरे कार्य करने के लिए। तो यहां पर अगर कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।
अगली है संयुक्त क्रिया, संयुक्त माने दो, जैसे कि दादाजी चलने फिरने लगे हैं, राम से घूमा फिरा नहीं जाता। ये संयुक्त, चलना और फिरना दोनों संयुक्त क्रियाएं हैं। घूमना फिरना, आना जाना, रोना धोना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं आपकी, ये संयुक्त क्रियाएं होती हैं एक ही धातु से। उसी प्रकार सजातीय क्रियाएं, सजातीय माने एक ही जाति से बनी हुई क्रिया कहलाती है आपकी सजातीय क्रियाएं। खेल खेला, गाना गाया, ये एक ही जाति से बनी हुई क्रियाएं होती हैं जो कि आपकी सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। जो नाम धातु क्रियाएं होती हैं वो आपकी ज़्यादातर संज्ञा से संबंधित होती हैं। सहायक क्रिया अंत में जाकर के है हूँ है ऐसे शब्द आते हैं, वो सहायक क्रिया, लेकिन आपकी जो सिमट करके रह जाती है ये क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक होता है वो काल के आधार पर क्रिया। यहाँ से क्रिया संबंधित टॉपिक पूछा नहीं जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में कारक काल वाच्य टॉपिक अलग से दिया हुआ है। वहाँ काल टॉपिक को हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि काल के अंतर्गत कितने प्रकार के काल होते हैं। उन कालों में भी कई प्रकार के काल होते हैं, हेतु हेतुमत काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, कई प्रकार का काल टॉपिक होता है। तो हम वहाँ पूरी तरह से पढ़ेंगे। मैं सामान्य रूप से बता देता हूँ। वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान में काल में जो घटित होने वाली क्रियाएं होती हैं वर्तमान कालिक क्रियाएं। भूतकालिक क्रियाएं, जो क्रियाएं हमारी घट चुकी हैं, हो चुकी हैं, वो है भूतकालिक क्रियाएं। भविष्यकालिक क्रियाएं हमारी जो भविष्य में घटने वाली क्रियाएं होती हैं वो भविष्यकालिक क्रिया है। हूँ है शब्दों का प्रयोग किया, था थी थे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और होगा होगी होगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारी ये क्रियाओं कट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम को एक एक टॉपिक को लेते हुए हम क्लियर करते हुए चले जाएंगे, समझाते हुए चला जाएंगे, आपको लिखाता हुआ चला जाऊंगा सभी को, और इस प्रकार से हम अपने टॉपिक को पूरा क्रिया जो है उसे क्लियर करेंगे। ये डायग्राम मैं आपको एक बार बना करके तरीके से आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। आपको हिंदी के लिए सिर्फ एक ही नोटबुक बनानी है, उसी में आपको मैं कंप्लीट ग्रामर करा दूंगा। आपकी जो बुक है क्षितिज, उसका गद और पद वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आपके रचना वाला जो टॉपिक है निबंध और पत्र, वो टॉपिक उसी में करा दिए जाएंगे। आप एक ही कॉपी बनाएं, उसमें ग्रामर वगैरह टॉपिक करा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी सिलेबस का निर्धारित नहीं है कि 30% सिलेबस कितना आना है, कितना नहीं आना, कितनी कटौती सिलेबस की होने वाली है अभी। तो आपको मैं ये दोबारा से लिखा करके क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हाँ बच्चों, कैसा लग रहा है? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। सर का पहला लेक्चर है। और दूसरी चीज़ ये मैं बताने वाला हूँ कि एक तो चाहो तो आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो। सर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर लिख देंगे सारी चीज़ें, वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा सर लिखाएंगे भी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर बाई चांस आपसे मिस हो जाए, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, ये जो नोट्स हैं सर के, उनकी PDF बना के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, वहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ में सेम टू सेम मटेरियल आपको हमारी जो ऐप है लक्की एजुकेशन ऐप, वहाँ पर भी मिलती रहेगी। तो आप चाहो तो ऐप पर भी देख सकते हो, आप चाहो तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो। सभी जगह पर आपको नोट्स और वीडियोज अवेलेबल रहेंगी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो थैंक यू सो मच।